गुड मॉर्निंग माय डीवाई फैमिली। हेलो हाय आदाब सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर लेकर आया हूं आप लोगों के पास करंट पल्स रेडियो यानी कि CPR यानी कि आज की ताज़ा तरीन खबरें। ये सारी की सारी न्यूज़ और खबरें आप लोगों के पास हम लोग लेकर आते हैं BBC हिंदी के माध्यम से। आज हम उनको धन्यवाद करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं और शुरुआत करते हैं आज की इस न्यूज़ से यानी कि खबर से। भारत के चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने शनिवार को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले 8 मार्च को ही चुनाव से जुड़ी एक अहम बैठक में वो नहीं पहुंचे थे। 2024 में भारत में आम चुनाव होने हैं जिनका कार्यक्रम अगले ही कुछ दिनों में जारी किया जा सकता है। चुनावी कार्यक्रम की घोषणा से ठीक पहले अरुण गोयल के इस्तीफे से सवाल उठाया कि क्या भारत के चुनाव आयोग में सब ठीक ठाक चल रहा है। कानून मंत्रालय की एक अधिसूचना के मुताबिक शनिवार 9 मार्च को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरुण गोयल के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है और यह तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गया है। अपने इस्तीफे में अरुण गोयल ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। हालांकि माना जा रहा है कि अरुण गोयल के इस्तीफे की वजह कुछ और है। भारत के चुनाव आयोग में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं जिनमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि CEC होते हैं। राजीव कुमार इस समय भारत के चुनाव आयुक्त हैं। फरवरी में अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर हुए हैं। उनकी जगह अभी कोई नियुक्ति नहीं हुई है। वहीं अरुण गोयल ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। अब सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही चुनाव आयोग में एकमात्र आयुक्त बचे हैं। सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुआ ये इस्तीफा। अरुण गोयल के अचानक चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा देने के कारण अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि उन्होंने इस्तीफे की वजह व्यक्तिगत बताई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस्तीफे का कारण जो भी रहा हो, लेकिन ये इस्तीफा साधारण परिस्थितियों में नहीं हुआ है। भारत में चुनावों में पारदर्शिता के लिए काम करने वाली संस्था ADR के सदस्य जगदीप चोकर कहते हैं, अस्पष्ट परिस्थितियों में चुनाव आयुक्त का इस्तीफा होना सामान्य बात नहीं है। यह असामान्य बात है जिसके वास्तविक कारण शायद ही पता चले। जगदीप चोकर कहते हैं, हमें नहीं पता कि उनके इस्तीफा देने के व्यक्तिगत कारण क्या हैं। उनकी बात चुनाव आयोग में नहीं सुनी जा रही थी, ये भी व्यक्तिगत कारण ही है। हो सकता है वो बहुत बीमार हो, ये भी एक वजह हो सकती है। जब तक इस्तीफे की असली वजह पता नहीं चलती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री भी मानते हैं कि अरुण गोयल का इस्तीफा सामान्य नहीं है। हेमंत अत्री कहते हैं कि अरुण गोयल बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। चुनाव आयुक्त बनने से पहले वो हाई प्रोफाइल अफसर थे। तभी उनका कार्यकाल करीब 3.25 साल का बचा था। ऐसे में अचानक उनका इस्तीफा देना सामान्य नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि अरुण गोयल के मतभेद केवल चुनाव आयोग से नहीं बल्कि सरकार से भी थे, इसलिए उन्हें समय पूर्व इस्तीफा देना पड़ा। वरना CEC से मतभेद तो सरकारी हस्तक्षेप से तत्काल सुलझ सकते हैं। नियुक्ति पर उठे थे सवाल। अरुण गोयल पंजाब कॉडर के रिटायर IAS अधिकारी हैं। गोयल नवंबर 2022 में भारत के चुनाव आयुक्त बने थे। अरुण गोयल की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अरुण गोयल ने 37 साल तक IAS के रूप में काम किया। 31 दिसंबर 2022 को अरुण गोयल रिटायर होने वाले थे, लेकिन इससे महीने भर पहले 18 नवंबर 2022 को उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। सेवानिवृत्ति के होने के एक दिन बाद ही भारत की राष्ट्रपति ने उन्हें चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त कर दिया था। 5 मई 2022 से खाली पड़े चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त होने के अगले ही दिन अरुण गोयल ने कार्यभार संभाल लिया था। हालांकि अरुण गोयल की नियुक्ति के समय सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था। अरुण गोयल की नियुक्ति को चुनाव में पारदर्शिता के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि ये याचिका अदालत ने खारिज कर दी थी। ADR की दलील थी कि अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त में नियुक्ति की जानकारी रही होगी और इसलिए ही उन्होंने एक दिन पहले स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली थी। चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने के पैनल ने जिन 4 अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट किया था उसमें अरुण गोयल के पास सबसे कम अनुभव था। गोयल की नियुक्ति के समय मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर याचिकाएं सुन रहे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में टिप्पणी की थी कि जिस दिन नियुक्ति पैनल ने गोयल का नाम शॉर्टलिस्ट किया उसी दिन गोयल ने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति का आवेदन किया था और उसे स्वीकार भी कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। इस बात को लेकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि अधिकारी ने 18 नवंबर 2022 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कैसे किया था अगर उसे नियुक्त करने के प्रस्ताव के बारे में जानकारी नहीं थी। विरोध और सवालों के बावजूद अरुण गोयल ने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। हालांकि अब अचानक उन्होंने इस्तीफा देकर सबको झोंका दिया है। हेमंत अत्री कहते हैं कि केंद्र सरकार ने इन्हें नियुक्त करने के लिए सभी कायदे कानून नज़रअंदाज कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणियां की थी। अब उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया है। इससे स्पष्ट हो गया कि चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। किन परिस्थितियों में दिया गोयल ने इस्तीफा। भारत में अप्रैल मई में आम चुनाव होते हैं। हालांकि अभी तक 2024 आम चुनावों का चुनावी कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है।
साल 2014 के चुनावी कार्यक्रम की घोषणा 5 मार्च 2014 को हो गई थी, जबकि 2019 के चुनावी कार्यक्रम की घोषणा 10 मार्च को कर दी गई थी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनावों का कार्यक्रम जल्दी घोषित किया जा सकता है। अरुण गोयल 5 मार्च को समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने के लिए पश्चिम बंगाल गए थे, लेकिन बीच में ही अचानक सेहत का हवाला देकर दिल्ली वापस आ गए। 8 मार्च को चुनावों के दौरान अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर बैठक थी, वो उस बैठक में नहीं गए बल्कि सीधे इस्तीफा दे दिया। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अरुण गोयल के इस्तीफे के तार चुनावी कार्यक्रम से भी जुड़े हो सकते हैं। हेमंत अत्री कहते हैं कि अगले कुछ दिनों में चुनाव का कार्यक्रम घोषित होना था। मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से इसके तार कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़े हुए हैं। हो सकता है पश्चिम बंगाल में चुनावों की तिथि को लेकर विरोधाभास रहा हो। सवालों में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के आम चुनाव दुनिया भर में लोकतंत्र का सबसे बड़ा कार्यक्रम होते हैं। हालांकि चुनाव में पारदर्शिता का सवाल उठता रहा है। हाल के महीनों में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठे हैं। विश्लेषक मानते हैं कि इससे भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठेंगे। हेमंत अत्री कहते हैं इस अचानक हुए इस्तीफे से सबसे बड़ा नुकसान चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को हुआ है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पिछले 10 साल में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि एडीआर के सदस्य जगदीप चोकर का मानना है कि इस इस्तीफे का चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर असर नहीं पड़ेगा। जगदीप चोकर कहते हैं कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पहले से ही सवालों में है। जब तक इस्तीफे का वास्तविक कारण सामने नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि इसका चुनाव आयोग पर असर होगा। अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। अनूप चंद्र पांडे रिटायर हो गए हैं। अब सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही चुनाव आयोग में आयुक्त पद पर हैं। नए कानून के तहत होंगे आयुक्त। चुनाव आयोग में 2 चुनाव आयुक्तों के पद अभी खाली हैं और अब सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही रह गए हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोलोजियम की व्यवस्था करने के लिए कहा था। हालांकि केंद्र सरकार नियुक्ति के लिए नया कानून ले आई थी। इसके तहत चयन समिति को चुनाव आयोग को नियुक्त करना है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की तरफ से नामित केंद्रीय कैबिनेट के एक मंत्री शामिल होंगे। लेकिन विश्लेषक ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर नए आयुक्त तुरंत नियुक्त भी कर दिए जाएं तो क्या उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पर्याप्त समय मिल पाएगा। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री कहते हैं देखा जाए तो अब सिर्फ राजीव कुमार ही चुनाव आयोग में फैसले लेंगे। अगर 2 नए आयुक्त भी नियुक्त कर दिए जाएं तो उन्हें काम समझने में भी वक्त लगेगा। एक और विवेचना आप लोगों के बीच आज में लेकर आया हूं, वो है मुसोलिनी ने टैगोर को इटली बुलाकर क्या उनका इस्तेमाल किया था, इसकी विवेचना करते हैं। ये खबर है, विवेचना है हमारे पास रेहान फजल के द्वारा। यूं तो रवींद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन काल में कई देशों का दौरा किया था, लेकिन इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के निमंत्रण पर सन 1926 में उनके इटली जाने पर खासा विवाद खड़ा हो गया था। इटली जाने पर टैगोर की विदेश और भारत के अंदर काफ़ी आलोचना हुई थी और इसके लिए उन्हें काफ़ी सफाई भी देनी पड़ी थी। बेनिटो मुसोलिनी को फासिज्म का जन्मदाता कहा जाता है। उनका अंत बहुत भयावह हुआ था। उनको और उनकी महिला मित्र क्लारेटा पेटाची को 29 अप्रैल 1945 को कोमो झील के किनारे गोली मारी गई थी। फिर उनके शवों को मिलान ले जाकर पियासाले लोरेटो में उल्टा लटका दिया गया था। 20 और 30 के दशक में मुसोलिनी की दुनिया में बहुत ठसक हुआ करती थी। विंस्टन चर्चिल, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, रवींद्रनाथ टैगोर, यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी उनकी तारीफ किया करते थे। सन 1941 और 43 के दौरान सुभाष चंद्र बोस भी मुसोलिनी का अपना मित्र मानते थे। जब वो जनवरी 1941 में कलकत्ता से बचकर काबुल पहुंचे थे तो काबुल से बर्लिन की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने अपना नाम बदलकर इटालियन नाम ऑरलैंडो माजोटा रख लिया था। मुसोलिनी ने टैगोर को आमंत्रित करने के लिए अपने 2 प्रतिनिधि शांति निकेतन भेजे थे। सन 1925 में मुसोलिनी ने अपने 2 प्रतिनिधियों कार्लो फॉर्मिची और जुसेपे टुची को शांति निकेतन भेजा। उनके साथ उन्होंने कई बहुमूल्य किताबें भी शांति निकेतन की लाइब्रेरी को उपहार स्वरूप भेजी। कल्याण कुंडू अपनी किताब मीटिंग विद मुसोलिनी टैगोर टूर्स इन इटली में लिखते हैं, मुसोलिनी को विश्वास था कि टैगोर की इटली यात्रा से उनके शासन को वैधता मिलेगी, इसलिए उन्होंने टैगोर को राजकीय अतिथि के तौर पर इटली आमंत्रित किया। दिलचस्प बात यह थी कि कलकत्ता में इटली के वाणिज्यिक दूतावास को भी मुसोलिनी के इस फैसले की हवा नहीं थी। कृष्ण कृपलानी टैगोर की जीवनी में लिखते हैं, मुसोलिनी के इस कदम से प्रभावित होकर और उनकी रंगीन शख्सियत को खुद अपनी आंखों से देखने की इच्छा की वजह से टैगोर ने मुसोलिनी का इटली आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। इटली जाने से पहले उन्होंने कहा था कि मुसोलिनी का निमंत्रण स्वीकार करने का ये मतलब कतई नहीं कि मैं उनके सभी विचारों को स्वीकार कर लूंगा। जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है उनके बारे में मैं चुप नहीं रहूँगा। एक बार वो पहले 1925 में इटली जा चुके थे, लेकिन 1 साल बाद 1926 में उन्होंने दोबारा इटली जाने का फैसला किया। इटली रवाना होने से पहले टैगोर ने कहा, मुझे खुशी है कि मुझे अपनी आंखों से उस शख्स के काम को देखने का मौका मिल रहा है जिसे महान माना जाता है और जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा।
कृपलानी का मानना है कि यहाँ टैगोर से फैसला लेने में गलती हुई। 15 मई 1926 को तमिलनाडु टैगोर इटालियन पोत अकोलिया से बम्बई से इटली के शहर नेपल्स के लिए रवाना हुए। वहाँ से उन्हें और उनके दल को एक विशेष ट्रेन से रोम लाया गया। रोम से प्रकाशित होने वाले अखबार इल रेस्तो डेल कॉर्लिनो ने अपने 1 जून 1926 के अंक में लिखा, भारतीय कवि रोम के रेलवे स्टेशन पर अपनी परंपरागत पोशाक पहने हुए उतरे। उनकी ट्यूनिक पर सुनहरी कढ़ाई की हुई थी। उन्होंने एक पगड़ी भी पहनी हुई थी जो उनके पतले और गहरे रंग के शरीर को राष्ट्रीय आकृति प्रदान कर रही थी। प्रोफेसर फोर्मुची ने बातचीत के दौरान बताया कि टैगोर की इटली यात्रा का मुख्य उद्देश्य मुसोलिनी को धन्यवाद देना है। शाम को कार्लो फोर्मुची के साथ मुसोलिनी से मिलने उनके महल पलाजो चीजी गए। कल्याण कुंडू अपनी किताब मीटिंग विद मुसोलिनी टैगोर टूर्स इन इटली में लिखते हैं, जैसे ही टैगोर ने मुसोलिनी की कक्ष में प्रवेश किया, मुसोलिनी ने अपने कुर्सी से खड़े होकर आगे बढ़कर टैगोर का स्वागत किया। दोनों के बीच बातचीत अंग्रेजी में हुई। मुसोलिनी इटालियन में बोले, जिसका फोर्मुची ने अनुवाद किया। मुसोलिनी ने कहा, मैं आपका इटालियन प्रशंसक हूँ, मैंने आपकी इटालियन में अनुदित सभी पुस्तकें पढ़ी हैं। टैगोर इससे बहुत प्रभावित हुए। हालांकि मुसोलिनी के जीवनकार डेनिस मैकस्मिथ का मानना है कि उनकी साहित्यिक और बौद्धिक जानकारी उतनी नहीं थी जितना कि वो जताते थे। मुसोलिनी यूँ तो कहते थे कि उन्होंने वॉल्ट विटमैन, लॉन्गफेलो और मार्क ट्वेन को पढ़ा है, लेकिन ये सिर्फ लोगों पर रोब झाड़ने के लिए होता था। वास्तव में उन्होंने उनकी कोई भी किताब नहीं पढ़ी थी। कैसा लगा आज का CPR यानी करंट पल्स रेडियो, हमें जरूर बताइए। 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो पर बना हुआ हूँ मैं आप लोगों के साथ, आपका अमराज आरजे अभिनव। थैंक यू सो मच।